Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 7 दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के कौन कौन से मस्ट रीड आर्टिकल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, क्योंकि आज है 7 दिसंबर और आज के दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। वी विल अंडरस्टैंड कि इस डे का सिग्निफिकेंस क्या है, थीम क्या है इस साल, और इस डे के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद रिसेंटली लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया है, और साथ ही में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 भी पास किया है। तो इन दोनों बिल्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या मेन चेंजेस अमेंडमेंट्स इस बिल में आई हैं, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। मूविंग अहेड, आज हमारे पेपर में एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर आर्टिकल आया है विच इज़ नेविगेटिंग थ्रू यूएस चाइना रिलेशंस। करंट टाइम्स में यूएस एंड चाइना के रिलेशंस का क्या डायनेमिक चल रहा है, क्या मेजर बातें हमें पता होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन मूविंग अहेड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट की कुछ स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज़ के बारे में। रिसेंटली लोकसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कैश फॉर क्वेरी के इन एलिगेशंस लगे थे दैट मे बी दैट MP इज एक्सेप्टिंग ब्राइब्स टू आस्क क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो जिसे लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी न्यूज़ में आई और साथ ही में प्रिविलेजेस कमेटी भी न्यूज़ में आई। तो हम समझेंगे कि ये एथिक्स कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी क्या है और इनका क्या रोल है, इन स्पेशल इंक्वायरी कमेटीज़ का क्या रोल है, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने रिसेंटली अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट स्पीकर को दे दी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ से इन कमिटीज़ का रोल समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। एंड लास्टली, हमारे गुजरात का फोक डांस, अ फॉर्म ऑफ डांस गरबा, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है उसमें रिसेंटली गुजरात का डांस फॉर्म गरबा ऐड हो चुका है। इससे 2 साल पहले दुर्गा पूजा इस लिस्ट में ऐड हुआ था, और अब गरबा की एडिशन के साथ इस लिस्ट में इंडिया के टोटल 15 आइटम्स जो हैं वो कल्चरल हेरिटेज के तौर पे शामिल हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले गरबा के बारे में, व्हाट इज़ दिस डांस फॉर्म, एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की, ये लिस्ट बेसिकली है क्या, और साथ ही में हम देखेंगे कि इंडिया के वो कौन कौन से ऐसे कल्चरल हेरिटेजेस हैं जो कि यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स आज के न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। आज है 7 दिसंबर और आज के दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे का बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम सिविल एविएशन की बात करते हैं, इसमें वर्ल्ड वाइड जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट को मार्क करता हुआ ये दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल के अगर हम थीम की बात करें, सो द थीम इज एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। आप देखें, इस साल जो फोकस है वो इनोवेशन पे रखा गया है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर किसी भी तरह के ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ जिससे कि सिविल एविएशन ट्रांसफॉर्म हो सके, उसमें इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, अल्टीमेटली गोल क्या है? गोल यही है कि सिविल एविएशन की सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी एनहांस हो सके, और इस थीम में इस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर जो इनोवेशन की है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि इनोवेशन से हमारे एविएशन सेक्टर में आने वाले चैलेंजेस को हम एड्रेस कर सकते हैं और एविएशन सेक्टर को और एडवांस्ड और इंटरकनेक्टेड फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस फोकसेस ऑन द पावर ऑफ इनोवेशन। ठीक है जी। नाउ इसके बाद अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जाने इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की, तो बेसिकली 1996 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के तौर पे डिक्लेयर किया, बिकॉज 1996 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की 50th एनिवर्सरी थी,
और इस डेट को कॉमेमोरेट करने के लिए 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे डेजिग्नेट किया गया। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल एविएशन के सेक्टर में काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है कि सिविल एविएशन को लेकर ग्लोबल कोऑपरेशन और यूनिफॉर्मिटी अचीव की जाए। एंड इसी टाइम पे 1996 में 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं जिससे कि एविएशन सेक्टर में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फाउंडेशन लेआउट होता है। पहला एग्रीमेंट था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट एंड द सेकंड वाज इंटरनेशनल सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट। तो ये दोनों एग्रीमेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसी टाइम पे साइन किए गए। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। देखिए, सबसे पहले तो ये डे एक प्लेटफॉर्म के जैसे सर्व करता है जहाँ पे हम सिविल एविएशन की सिग्निफिकेंस को लेकर पब्लिक अवेयरनेस रेस कर सकते हैं। क्या इम्पैक्ट है सिविल एविएशन का हमारे ग्लोबल सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, इसकी बात करने के लिए सिविल एविएशन डे एक प्लेटफॉर्म रेस करता है फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। और साथ ही में हमारी ये जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ICAO, इनके क्रूशियल रोल्स को भी हाईलाइट करता है कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सिविल एविएशन की बात करते हैं, तो उसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ताकि हमारा एयर ट्रांसपोर्ट इफ़ेक्टिव हो, सेफ हो, एफिशिएंट हो, इन सब चीज़ों में हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत क्रूशियल रोल रहता है। इनकी कोऑपरेटिव अप्रोच की वजह से जो एयर ट्रैवल है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को अडेयर करता है और हम उस पर ट्रस्ट और अपनी रिलायबिलिटी शो करते हैं। साथ ही में सिविल एविएशन डे एम्फेसाइज करता है कि किस तरह एयर ट्रांसपोर्ट ने वर्ल्ड को जोड़ के रखा हुआ है। इट इज़ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। दूर दूर जो कंट्रीज़ हैं उन सबको पास ला दिया है किसने? हमारे एयर ट्रांसपोर्ट ने। सो देयरफॉर इट अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, जिससे कि ये जो कॉमन चैलेंजेस हैं हम उसे अचीव कर सकते हैं। साथ ही में हमारा एयर ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन का बहुत बेनिफिट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, टूरिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से हमें पता चलता है कि एयर ट्रैवल का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारे ग्लोबल स्टेज के ऊपर। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। नाउ एंड में हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। देन इसकी फॉर्मेशन या इसका फाउंडेशन हुआ था 4 अप्रैल 1947 में। देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन की है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली लोकसभा के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट बिल्स पास किए गए। द फर्स्ट वन वाज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द सेकेंड वन इज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये दोनों बिल लोकसभा में रिसेंटली पास किए गए। अब यहाँ पे आप देखिए रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 2019 में हमारे पास आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जहाँ पे हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। एक यूटी रखी गई जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड वन थी लद्दाख। और ये जो एक्ट था 2019 का, इससे जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था अंडर आर्टिकल 370 उसे हटाया गया। तो ये जो 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इसे फर्दर अमेंड किया जा रहा है, जिसके लिए पार्लियामेंट में लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों बिल्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने पीछे बात की कि हमारा जो 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ये बिल उसे अमेंड करेगा। उस एक्ट से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से फर्दर 2 यूटीज एस्टैब्लिश की गई, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। फिर ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, पहला फीचर तो ये है
कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसे इस बिल के थ्रू बढ़ाया जा रहा है। वेल एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर में 107 नंबर ऑफ सीट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन इस बिल के थ्रू इसको बढ़ाकर 114 तक पहुंचाया जाएगा। ना यहाँ पे फर्दर सीट्स को रिजर्व भी किया जा रहा है। 7 सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड 9 सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये भी इस बिल के अंदर स्पेसिफाइड है। एक तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई 107 से 114। दूसरा यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 सीट्स रिजर्व की जाएंगी और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 9 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। एंड देन पीओके, हमारा इंडिया का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे लिए वो इंडिया का हिस्सा है। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पीओके के लिए 24 सीट्स रिजर्व की गई हैं जो कि वेकेंट रहेंगी। जब पीओके हमारे पास आएगा तो ये सीट्स तब फिल हो जाएंगी, लेकिन पीओके को एक्नॉलेज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स उनके लिए वेकेंट रखी जाएंगी। ना अगर हम पीओके को हटा दें क्योंकि अभी उसकी ऑक्यूपेशन पाकिस्तान के पास है, तो करंटली जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 83 है और इस बिल के बाद ये बढ़कर 90 पर पहुंच जाएगी। ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस बिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। इन 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से होंगे, जिसमें भी एक जो सीट है वो विमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए रखी जाएगी। तो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनमें से कि एक सीट विमेन के लिए रिजर्व्ड है। और यहाँ पे नंबर 3 जो हमारी तीसरी सीट है वो नॉमिनेट की जाएगी फ्रॉम द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो बात समझ में आ गई। 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं, 2 मेंबर कश्मीरी माइग्रेंट्स के होंगे और 1 मेंबर वुड बी द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियरली दी गई है कि ऐसे पर्सन्स जो कि कश्मीर वैली या फिर जम्मू एंड कश्मीर के किसी और पार्ट से माइग्रेट हुए आफ्टर 1 नवंबर 1989 एंड जिसके बाद वो रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड भी हैं, उन लोगों को कश्मीरी माइग्रेंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो सब फीचर्स हैं, ये जो सब चेंजेस जो हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में सजेस्टेड हैं, जिसे कि लोकसभा ने पास किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। नाउ यहाँ पे आप ध्यान दें कि इससे पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट था 2004 का। इसे अमेंड करने के लिए लोकसभा ने पास किया है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। नाउ यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एससीज शेड्यूल्ड कास्ट और एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मेंबर्स हैं, साथ ही में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न यहाँ पे प्रपोज किया गया है। जो बड़ा चेंज यहाँ पे आया है दैट इज़ कि पहले जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 का था उसमें एक टर्म लिखी गई थी वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। नाउ इस टर्म को रिप्लेस किया जाएगा बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये एक चेंज, जो पहले वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस टर्म यूज़ की गई थी उसकी जगह पे अदर बैकवर्ड क्लासेस टर्म यूज़ की जाएगी। ये चेंजेस जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में किए गए हैं, जिसे भी लोकसभा ने पास किया है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यूएस और चाइना के रिलेशंस से रिलेटेड है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके साइड लाइन्स पे यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में एक समिट भी हुआ।
ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम यूएस और चाइना के रिलेशंस की बात करें, सो एज ऑफ नाउ इन दोनों कंट्रीज़ के बायलेटरल रिलेशंस अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। और इस दौरान यूएस और चाइना के बीच में हुआ ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मीटिंग के दौरान क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हुई हैं, क्या मेजर टेक अवेज हम ले सकते हैं। और साथ ही में जब हम ये बात करते हैं कि यूएस और चाइना का रिलेशन, डिप्लोमेटिक टाइज एट प्रेजेंट लोएस्ट पॉइंट पे है, तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में हुए हैं जिससे कि इनके जो टाइज हैं वो उतने बेहतर प्रेजेंटली नहीं रहे हैं। तो उन सभी फैक्टर्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ना यूएस और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1979 में। ना जिसके बाद हम प्रेजेंटली देख रहे हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में एक बायलेटरल डिस्प्यूट जो है वो एस्केलेट हुआ। मेनली जो कि एक तरह की मस्कुलर अप्रोच जो दोनों कंट्रीज़ ने फॉलो की व्हेन इट केम टू देयर रिलेशंस, वो इसके लिए ज़िम्मेवार है। स्पेशली अगर हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, ट्रंप प्रेसिडेंसी आई थी, उस टाइम पे यूएस ने ओपनली ग्लोबल हेजेमनी की जो अप्रोच है उसे अडॉप्ट किया था। वेयर एज चाइना की बात करें तो चाइना तो क्वेस्ट कर ही रहा है कि किस तरह वो वर्ल्ड की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में अब एक सुप्रीमेसी हासिल कर ले, जिसकी वजह से इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल डिस्प्यूट है वो एस्केलेट हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। किस तरह ये दोनों कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमीज़ को रिस्क ना करते हुए कोएग्जिस्ट करेंगे, क्या किस तरह ये मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन जो रिसेंट मीटिंग जो हुई यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में, उस मीटिंग का क्या मेजर हाईलाइट रहा है, क्या आउटकम रहा है, क्या अकम्पलिशमेंट हुई है, वो देखेंगे। एंड देन वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, पॉइंट्स रहे हैं जहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में हमने एक डिस्प्यूट देखा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल आउटकम जो निकला है वो ये है कि यूएस और चाइना के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस थी उन्हें रिस्टोर किया गया है। दोनों ही कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में ये कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। बिकॉज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स से हम देख सकते हैं कि ये पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक मिसकैलकुलेशंस ताकि ना हो, इसीलिए मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिफेंस फोर्सेस के बीच में ऑलरेडी 1998 में यूएस और चाइना की डिफेंस फोर्सेस में 1998 में मिलिट्री मेरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों कंट्रीज रेगुलरली जो इंफॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज करते हैं अंडर दिस एग्रीमेंट। तो उसी के तहत अब दोबारा ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसे रिस्टोर किया गया। ना ये बंद कब हुआ था, है ना? अब रीस्टोर किया है, 1998 से चलता और आ रहा था, तो ये बंद कब हुआ? आपने देखा होगा, आपको याद होगा, लास्ट ईयर यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर ने विजिट किया था ताइवान को। जिस कंट्रोवर्शियल विजिट के बाद ताइवान, जो कि अपने आप में एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन यूएस एंड चाइना, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट सुपर पावर्स के बीच में दिस हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो उसके चलते हुए यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर का ताइवान विजिट करना, इसने काफ़ी एस्केलेट कर दिया था इन टेंशंस को, जिसके बाद ये जो रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी ये बंद हो गई थी, जो कि इस समिट में इसे दोबारा री एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है ना? जब हम ताइवान की बात करते हैं तो यूएस का क्या स्टैंड है? देखो, यूएस चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके तहत यूएस का ये मानना है कि चाइना की जो बीजिंग में है दैट इज़ द ओनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना, इट्स ओके। लेकिन यूएस ये नहीं मानता कि ताइवान चाइना का पार्ट है। ठीक है, रैदर यूएस ताइवान के लिए, यूएस ताइवान के बीच में कॉन्क्रीट सिक्योरिटी गारंटीज हैं ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत, जिसके तहत यूएस अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो यूएस उसमें इंटरवीन करेगा। नाउ ये एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है व्हेन इट कम्स टू यूएस एंड चाइना रिलेशंस। वेराज चाइना का आपको पता है,
चाइना ने ये अपना रिजॉल्व कर रखा है कि वो जो उनका ताइवान जो आइलैंड है इसे वो दोबारा रीयूनिफाई करेंगे अपने मदरलैंड के साथ। और चाइना बार बार ये कहता है कि यूएस को इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, देन यूएस वुड बी प्लेइंग विद द फायर। और जब ये ताइवान के साथ यूएस जब क्लोजनेस दिखाता है कि येस वी विल इंटरवीन, वी आर देयर फॉर यू इन केस ऑफ एनीथिंग, तो तब आपने देखा रिसेंटली चाइना ने ताइवान की कोस्ट के अलोंग बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की थी, मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की थी, जो कि एक डेटरेंस एक्सरसाइज थी, जो कि एक मैसेज था कि येस हमारा जो रेजोल्यूशन है ताकि हम ताइवान को चाइना के मेन लैंड के साथ यूनिफाई कर सकें, चाइना उसके ऊपर अफर्म है। तो ताइवान का जो यहाँ पे इशू है वो एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बनता है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ अगर हम बिजनेस की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो वहाँ पे भी उतना ही वॉलेटाइल इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज़ दोनों कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं। यूएस की अगर बात करें तो 2021 में बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है जिसमें 59 डिफेंस और सर्वेलेंस कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है अंडर द सो कॉल्ड चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और इससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी 2019 में चाइना की बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था बाय सेइंग दैट कि जिंगजियान में वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया था। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें, अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें, लास्ट ईयर अक्टूबर 22 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे जिसको दोबारा एक्सटेंड किया गया इन अक्टूबर 2023। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ऑन दी एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स एक्सपोर्ट। जो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स के जो एक्सपोर्ट हैं वो चाइना में ना करें, इसे लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। जो यूएस और नॉन यूएस फर्म्स हैं जो कि जिनके प्रोडक्ट्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंटेन करते हैं, उनके ऊपर ये बैन लगाया गया कि वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सप्लाई चाइनीज़ कंपनीज को ना करें। एंड रादर दे इवन प्रोहिबिटेड अमेरिकन कंपनीज कि वो सिटीजन और फर्म्स को कि वो चाइना के चिप मेकिंग फर्म्स के लिए उनके साथ कोलैबोरेट ना करें। तो इतना ओपनली प्रोहिबिशंस यूएस ने लगाया बिकॉज यूएस का ये आइडिया है कि चाइना का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग में जो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसे अंडरकट किया जाए, उसे देखते हुए ये बैन्स लगाए गए। ऑन टॉप ऑफ दिस टेक एक्सपोर्ट्स पे तो बैन लगाई दिए, यूएस ने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी बैन किया कि चाइना के अंदर हाई टेक एरिना में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना की जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूएस ने कैसा रुख अपनाया है व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब चाइना ने भी इसको प्रॉपरली हिट बैक किया। वो कैसे? चाइना ने सबसे पहले तो गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। इससे क्या होगा? गैलियम और जर्मेनियम रॉ मटेरियल है जो कि माइक्रोचिप्स की प्रोडक्शन और वेपन सिस्टम के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है यूएस के लिए कि यूएस ने गैलियम और जर्मेनियम को अपनी यूएस इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी में लिस्ट कर रखा है, जिसके एक्सपोर्ट को चाइना ने बैन कर दिया। एडिशनली चाइना ने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया। अब ग्रेफाइट से क्या होगा? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाइना ने ग्रेफाइट का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया। बिकॉज ग्रेफाइट की जब बात आती है तो चाइना की इसमें डोमिनेंस है इन द एंटायर ग्लोबल सप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर यूएस कुछ कर रहा है तो उतना ही स्ट्रांगली हिट चाइना भी कर रहा है। चाइना ने फर्दर एंटी स्पनेज और डाटा प्रोटेक्शन लॉज लगाए ऑन द ग्राउंड्स कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। तो ये सब एक आप देख सकते हो कि बहुत वॉलेटाइल ट्रेड डिस्प्यूट भी यूएस और चाइना के बीच में देखने के लिए मिला। और जिसके बाद अभी जो समिट हुआ है उसके अंदर मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस को रिस्टोर किया गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टेड ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज एंड डिसकपलिंग, इन दोनों कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसे एवेन्यूज़ जिससे कि ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकें और इनकी इकोनॉमीज़ भी यहाँ से डी रिस्क हो सके। तो ये कुछ आइडिया आपको यूएस और चाइना रिलेशंस के बारे में होना चाहिए।
मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस न्यूज़ आर्टिकल में हम लोकसभा की एथिक्स कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी की बात करेंगे। तो देखिए, रिसेंटली एक कैश फॉर क्वेरी को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी फ्रॉम द एथिक्स कमेटी, जिसमें बेसिकली लोकसभा के एक एमपी को एक्यूज़ किया गया कि वो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने के लिए ब्राइब कर रही हैं। दे आर एक्सेप्टिंग द ब्राइब्स टू आस्क क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, जिसके बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे अपडेट ये है कि इस एथिक्स कमेटी ने का ये मानना है कि वो जो एमपी था, उनका जो बिहेवियर था, दिस वाज अनएथिकल कंडक्ट एंड द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो एथिक्स कमेटी जो इस कंप्लेन को एग्जामिन कर रही थी, जो एक्यूजेस लगाए गए थे, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। तो यहाँ से एथिक्स कमेटी का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि लोकसभा के अंदर एक एथिक्स कमेटी है जिसे कि स्पीकर अपॉइंट करता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये 15 मेंबर की कमेटी है। इसका फंक्शन क्या रहता है कि अगर किसी भी लोकसभा के मेंबर ने कोई अनएथिकल कंडक्ट किया है, उसकी कंप्लेन से रिलेटेड ये उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। दैट इज़ द आइडिया ऑफ द योर एथिक्स कमेटी। अब कोई भी पर्सन किसी मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, तो कोई और लोकसभा का एमपी कंप्लेन कर सकता है, या फिर स्पीकर खुद कंप्लेन करके इस केस को एथिक्स कमेटी को दे सकता है। स्पीकर ने अगर वो कुछ रेफ़र किया या फिर किसी और मेंबर ने अगर कंप्लेन की, तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन या फिर जो प्राइमा फेसे इंक्वायरी होती है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एथिक्स कमेटी की है। तो इंक्वायरी भी एथिक्स कमेटी करता है और अल्टीमेटली जो रिकमेंडेशन है वो भी एथिक्स कमेटी देता है। तो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को प्रेजेंट करते हैं। और फिर जब हम एथिक्स कमेटी की बात करते हैं तो साथ ही में आ जाती है प्रिविलेजेस कमेटी। अब आप समझें, एथिक्स कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी के जो वर्क हैं वो बहुत ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब सपोज करो कोई ऐसी कंप्लेन है जिसमें किसी एमपी के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं, तो ये केस एथिक्स कमेटी के पास भी जा सकता है, प्रिविलेजेस कमेटी के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा सीरियस एक्यूजेशंस हैं, तो ऐसे केस में, सीरियस एक्यूजेशंस के केस में जो कंप्लेन है वो प्रिविलेजेस कमेटी के पास पहुंचती है। प्रिविलेजेस कमेटी का मेन मैंडेट ये है कि हमारी पार्लियामेंट की जो फ्रीडम, अथॉरिटी और जो डिग्निटी है, इसे सेफगार्ड किया जा सके। तो जो प्रिविलेजेस इंडिविजुअल मेंबर्स को मिलते हैं या फिर आप कह लीजिए कि जो हाउस को मिलते हैं, उसके चलते एमपी ने अगर कोई प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है, तो ऐसे केस में जो केस है वो प्रिविलेजेस कमेटी के पास जाता है। तो ये दो कमिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एमपीज़ के मिसकंडक्ट के केसेस को देखने में। मूविंग है, तो रिसेंटली गरबा, जो कि गुजरात का डांस फॉर्म है, ये यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है, इसमें शामिल हो गया है। गरबा रिलीजियस इवेंट्स और सोशल इवेंट्स पे भी किया जाता है। ये गुजरात के विलेजेस में ये ओरिजिनेट हुआ एंड इसे इस तरह परफॉर्म किया जाता है कि पूरी जो कम्युनल गैदरिंग है वो विलेज के सेंटर में अक्यूमुलेट होती है एंड सारे ही कम्युनिटीज़ के मेंबर इसे अटेंड करते हैं। एंड स्पेशली जब नवरात्रे आते हैं तो वहाँ पे 9 नाइट्स ऑफ डांसेस में गरबा को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। एंड गरबा इज़ ऑल्सो परफॉर्म ड्यूरिंग सोशल इवेंट्स, किसी वेडिंग्स में, पार्टीज़ में भी गरबा किया जाता है। नाउ यहाँ पे जो यूनेस्को की ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, इसमें ऐसे हेरिटेज एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जिससे कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस कर सके, उनकी इम्पॉर्टेंस और उनसे रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो पहुँचा सके। 2008 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आफ्टर द कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मेनली हमारे पास यूनेस्को की 2 लिस्ट हैं। एक तो होगी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं। जहाँ पे अगर हम गरबा की भी बात करें तो ये भी द लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर ऐड हुई है। दूसरी लिस्ट आती है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन द नीड ऑफ अर्जेंट प्रोटेक्शन, दैट इज़ द सेकेंड वन। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2008 से लेकर अब तक पहले तो 14 ऐसी कल्चरल हेरिटेजेस थी जो कि यूनेस्को की इस लिस्ट के अंदर एडेड थी, लेकिन अब ये कुल 15 हो गई हैं। तो एक आइडिया आपको होना चाहिए, हमारे केरला का संस्कृत थिएटर कुडियाट्टम भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है।
केरला का एक रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा मुडियत भी इसमें प्रेजेंट है। वैदिक मंत्रा का ट्रेडिशन है वो इंक्लूडेड है। हमारी जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होती है रामायण की, जिसे हम रामलीला बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओवर हेयर। देन द रिलीजियस फेस्टिवल एंड द रिचुअल थिएटर ऑफ उत्तराखंड गढ़वाल में जो होता है रमान, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन राजस्थान का फोक सॉन्ग्स एंड डांस कलबेलिया यहाँ पे है। चाउ डांस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा यहाँ पे है। लद्दाख की बुद्धिस्ट चांटिंग को इंक्लूड किया गया है। मणिपुर का एक सिंगिंग, ड्रमिंग और डांस है संकीर्तना, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। पंजाब के जंडियाला गुरु के अंदर ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट का पॉटरी की जाती है, वो इसमें डाला गया है। योगा, नवरोज़, कुंभ का मेला, दुर्गा पूजा एंड नाउ गरबा को अगर हम मिला लें तो ये टोटल 15 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि आज के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट थे। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।